नमस्कार, मैं सरोज कुमार। द सभा में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। मित्रों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आम जनता के मन में, मतदाताओं के मन में जिस तरह की आशंका बनी हुई है, बन रही है, वो अपने आप में चिंता का विषय है। ये अलग बात है कि महाराष्ट्र का पूरा चुनावी माहौल फिलहाल महाविकास आघाड़ी के पक्ष में है। महाविकास आघाड़ी जिसमें कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट शामिल है। अभी तक जितने भी ओपिनियन पोल आए महाराष्ट्र को लेकर, सभी ओपिनियन पोल में महाविकास आघाड़ी की स्थिति को मजबूत बताया गया है। अभी हाल ही में महीने की शुरुआत में जो सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल आया है सी वोटर का, उस ओपिनियन पोल में महाराष्ट्र की 51% जनता ने मौजूदा महायुति सरकार के खिलाफ नाराज़गी जाहिर की है और इस सरकार को बदलने की इच्छा जाहिर की है। जनता ने कहा है कि वे इस सरकार से गुस्से में हैं और वे इसे बदलना चाहते हैं। और महज 41% ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस सरकार को बनाए रखने के पक्ष में बातें कही है, यदि ओपिनियन पोल की बात सही है तो। और ओपिनियन पोल ही क्यों, आप महाराष्ट्र के किसी भी कोने में चले जाइए और यदि आप 10 लोगों से मुलाकात करते हैं, बातें करते हैं, तो उनमें से 5-7 लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो इस सरकार के खिलाफ खुल करके नाराज़गी व्यक्त करेंगे। तो मौजूदा महायुति सरकार के खिलाफ जनता के बीच में जो नाराज़गी है, उसकी अपनी वजहें हैं। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि मौजूदा महायुति सरकार के खिलाफ जाते हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन का मुद्दा हो, छत्रपति शिवाजी की मूर्ति में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो। और इसके अलावा जिस तरह से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराया गया था, शिवसेना को तोड़ा गया था, एनसीपी को तोड़ा गया था, ये सारी चीज़ें महायुति सरकार के खिलाफ जाती हैं, जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। और इन सभी कारणों से महाराष्ट्र की जनता मौजूदा महायुति सरकार से नाराज है। और जनता की ये नाराज़गी पिछले लोकसभा चुनाव में देखने को भी मिली थी, जब महायुति मात्र 17 सीटों पर सिमट गई थी। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से महायुति को मात्र 17 सीटें मिली थी, जिसमें बीजेपी को 9 सीटें, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7 सीटें और अजित पवार की एनसीपी महज 1 सीट जीत पाई थी। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी 31 सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी। कांग्रेस को 13 सीटें मिली थी, शिवसेना यूबीटी को 9 सीटें, एनसीपी शरद पवार गुट को 8 सीटें और 1 सीट निर्दलीय जीतने में कामयाब हुआ था, जो कि कांग्रेस का ही था, मगर टिकट न मिलने की वजह से वो निर्दलीय खड़ा हो गया था और चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद वो वापस कांग्रेस खेमे में लौट आया था। तो कहने का मतलब, महाराष्ट्र का पूरा चुनावी माहौल महाविकास आघाड़ी के पक्ष में है। फिर भी महाराष्ट्र की जनता के मन में, मतदाताओं के मन में, खास तौर से जो मौजूदा सरकार से नाराज हैं, ये आशंका बनी हुई है कि कहीं महाराष्ट्र में भी हरियाणा न हो जाए। और ये आशंका सिर्फ मतदाताओं और जनता के ही मन में नहीं है, नेताओं के भी मन में है। भले ही वे इसके बारे में बोल नहीं रहे हैं, मगर आशंका बनी हुई है। अभी तक महाराष्ट्र में जितने भी लोगों से मेरी बात और मुलाकात हुई है, हर किसी ने दबी जुबान से लगभग ऐसी आशंका जाहिर की है। और यदि इस तरह की ये आशंका जनता के मन में, मतदाताओं के मन में है, तो ये अपने आप में खतरनाक संकेत है। क्योंकि हरियाणा में भी बिल्कुल इसी तरह की स्थिति थी, ऐसा ही माहौल था। आपको याद होगा अभी हाल ही में संपन्न हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस तरह का परिणाम आया और माहौल किस तरह का था। परिणाम आने से पहले तक हर किसी के जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, चाहे वो विश्लेषक हो, सेफोलॉजिस्ट हो, सर्वेयर हो, रिपोर्टर हो, हर कोई यही कह रहा था कि हरियाणा में तो कांग्रेस चुनाव जीत चुकी है। कांग्रेस की जीत कितनी बड़ी होगी, सिर्फ ये जानने के लिए चुनाव परिणाम का इंतजार किया जा रहा है।
और यहाँ तक कि एग्जिट पोल में भी कांग्रेस को भारी बहुमत से जीतता हुआ दिखाया गया था। मगर जब परिणाम आया तो अनुमान के बिल्कुल उलट, जिस बीजेपी को हर किसी ने हारा हुआ बताया था, उस बीजेपी ने हरियाणा में अब तक का अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। 48 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। अकेले दम पर उसने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और कांग्रेस 37 सीटों पर सिमट गई। ये अलग बात है कि दोनों दलों के बीच वोट प्रतिशत का अंतर बहुत मामूली था, मात्र 0.80%। मगर जिस तरह का हरियाणा में चुनावी माहौल था और जिस तरह का परिणाम आया, उसे देखते हुए महाराष्ट्र में हर कोई आशंकित है। हालांकि महाराष्ट्र की तस्वीर हरियाणा से बिल्कुल अलग है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों को 5-5 सीटें मिली थी, वहीं महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच सीटों का अंतर बहुत ज़्यादा था। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि महायुति मात्र 17 सीटें जीत पाई थी और महाविकास अघाड़ी को 31 सीटें मिली थी। फिर भी आम जनता के मन में इस तरह की आशंका है। तो ये आशंका क्यों है, इसके पीछे का क्या कारण है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। तो जैसा कि आप जानते हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसका ढांचा इस तरह का इसीलिए बनाया गया है कि उसके ऊपर किसी का कोई दबाव न हो और वो चुनाव को निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से संपन्न कराए। तो यदि जनता के मन में, मतदाताओं के मन में किसी तरह की शंका और आशंका पैदा हो रही है, तो इसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो वो चुनाव आयोग ही है और उस शंका और आशंका को दूर करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की ही है। मगर मौजूदा समय में चुनाव आयोग का रवैया जिस तरह का है, उसकी कार्यशैली जिस तरह की है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। हर कोई जानता है कि चुनाव आयोग का रवैया किस तरह का है। हम 2-3 उदाहरण आपके समक्ष रखते हैं। हरियाणा चुनाव को ही लीजिए। हरियाणा चुनाव का परिणाम अप्रत्याशित था, किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। जिसके पक्ष में परिणाम आया उसे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। अब ये परिणाम कैसे आया, आज तक इसके बारे में कोई भी स्पष्ट नहीं कर पाया है। इसके पीछे कोई ठोस तर्क नहीं है, क्योंकि परिणाम आने के बाद जितने भी तर्क दिए गए, हमने उन सभी तर्कों का परीक्षण किया था और उस पर हमने एक वीडियो तैयार किया था। 12 अक्टूबर को वो वीडियो हमने जारी किया था और उस वीडियो में वे सारे तर्क ध्वस्त हो जाते हैं। तो हरियाणा का परिणाम अप्रत्याशित था। हरियाणा की जनता को खुद ऐसा लगा था कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। इतिहास में पहली बार देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने किसी चुनाव परिणाम को मानने से इनकार किया। अमूमन ऐसा होता है आमतौर पर कि जब भी कोई उम्मीदवार या कोई राजनीतिक दल चुनाव हारता है तो सामने आकर अपनी हार को स्वीकार करता है, क्योंकि चुनाव परिणाम जनता का फैसला होता है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और जनता का फैसला हर किसी को मानना होता है। मगर कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया हरियाणा के मामले में, क्योंकि कांग्रेस का मानना रहा है कि हरियाणा का फैसला जनता का फैसला नहीं है, किसी और का फैसला है। कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। कांग्रेस का कहना था कि लगभग 20 सीटों पर जहां उसके उम्मीदवार हार गए, उन सीटों पर मतगणना के लिए जब ईवीएम लाई गई तो उनकी बैटरी 99% चार्ज थी। अब यह कैसे हो सकता है? ईवीएम मतदान में इस्तेमाल की जाती है, फिर 2 दिन स्ट्रांग रूम में रखी जाती है, उसके बाद जब मतगणना के लिए लाई जाती है तो 99% बैटरी चार्ज। ऐसा कैसे हो सकता है? ये अपने आप में एक प्रश्न है। और जिन सीटों पर ईवीएम की बैटरी 65%, 70%, 75% चार्ज थी, कांग्रेस का कहना था कि वहाँ पर उसके उम्मीदवार चुनाव जीते।
तो कांग्रेस ने तमाम शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात की और उन शिकायतों की जांच कराने की मांग की। मगर उसके जवाब में चुनाव आयोग की जो चिट्ठी कांग्रेस को आई, जैसा कि कांग्रेस के नेताओं ने कहा सार्वजनिक रूप से कि चुनाव आयोग ने अपने जवाब में प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए, कांग्रेस को उसने नसीहत दी कि वो इस तरह के बेबुनियाद आरोप न लगाए। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस के इस कदम को अराजकता फैलाने वाला कहा। अब आप सोचिए कि संवैधानिक संस्था का क्या ये दायित्व है? उसकी जिम्मेदारी तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की है। एक मतदाता के मन में भी यदि किसी तरह की शंका है तो उसका दायित्व बनता है कि उसकी शंका को वो दूर करे। और देश की सबसे पुरानी पार्टी यदि कुछ प्रश्न पूछ रही है, कुछ शिकायतें लेकर जा रही है, तो निर्वाचन आयोग उसे नसीहत दे रहा है और उसके इस कदम को अराजकता फैलाने वाला करार दे रहा है। और बात सिर्फ यही नहीं है, अभी पिछले 15 अक्टूबर को जब झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की गई, तो चुनावी आचार संहिता लागू होने के साथ ही चुनाव आयोग ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक को हटाने का आदेश जारी कर दिया। अनुराग गुप्ता की नियुक्ति डीजीपी के पद पर पिछले जुलाई महीने में की गई थी। उस समय अजय कुमार सिंह नियमित डीजीपी के रूप में कार्यरत थे। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार किसी भी डीजीपी को नियुक्ति के बाद 2 साल की सेवा से पहले उसे हटाया नहीं जा सकता। अजय कुमार सिंह का कार्यकाल 2 साल पूरा होने में अभी वक्त था, मगर उन्हें हटा करके अनुराग गुप्ता को कार्यवाहक डीजीपी के रूप में नियुक्त कर दिया गया। अब राज्य सरकार ने अजय कुमार सिंह को क्यों हटाया, अनुराग गुप्ता को उनकी जगह पर कार्यवाहक डीजीपी क्यों नियुक्त किया? और यही नहीं, नियमित डीजीपी के लिए जिन 4 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की सूची राज्य सरकार ने यूपीएससी को भेजी थी, उसमें भी अनुराग गुप्ता का नाम शामिल था। तो अब अजय कुमार सिंह से राज्य सरकार की क्या अदावत है और अनुराग गुप्ता से उसे क्या अनुराग है, ये तो वही जाने। और ये अपने आप में एक प्रश्न है। और वैसे भी अनुराग गुप्ता का ट्रैक रिकॉर्ड विवादों में रहा है और शायद इसीलिए निर्वाचन आयोग ने चुनावी आचार संहिता लागू होने के साथ ही अनुराग गुप्ता को पद से हटाने का आदेश दिया, क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। और यदि उसे लगता है कि कोई अधिकारी उसके रास्ते में रोड़ा बन रहा है तो वो उसे हटा सकता है, ये उसके अधिकार क्षेत्र में है। इस पर किसी भी तरह का कोई प्रश्न नहीं उठता। मगर दूसरी तरफ महाराष्ट्र को लेकर के उसका रवैया अलग दिखाई देता है। रश्मि शुक्ला की नियुक्ति डीजीपी के पद पर जनवरी 2024 में की गई थी। जून 2024 में वो सेवानिवृत्त हो गई, मगर राज्य सरकार ने जनवरी 2026 तक के लिए उन्हें सेवा विस्तार दे दिया। विपक्ष ने उसी समय आरोप लगाया कि रश्मि शुक्ला को सेवा विस्तार विधानसभा चुनाव में धांधली करने के लिए दिया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रश्मि शुक्ला पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस की करीबी हैं। रश्मि शुक्ला जब राज्य खुफिया विभाग की प्रमुख थी, तब उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने विपक्षी नेताओं के फ़ोन टैप कराए थे। और जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी थी, तब राज्य सरकार ने रश्मि शुक्ला के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए थे और उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी थी। हालांकि बाद में हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई और फिर जैसा कि आप जानते हैं, उद्धव ठाकरे सरकार का भी तख्ता पलट हो गया और मामला जहां का तहां खत्म हो गया। मगर जैसे जैसे चुनाव करीब आता गया, विपक्षी नेताओं ने रश्मि शुक्ला के मुद्दे को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया। विपक्षी नेताओं का कहना रहा है कि रश्मि शुक्ला के डीजीपी पद पर रहते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो पाना महाराष्ट्र में असंभव है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने रश्मि शुक्ला को डीजीपी पद से हटाने के लिए निर्वाचन आयोग को 3 चिट्ठियां लिखी। पहली चिट्ठी उन्होंने 24 सितंबर को लिखी, दूसरी चिट्ठी 4 अक्टूबर को लिखी और तीसरी चिट्ठी 31 अक्टूबर को लिखी। इसके बावजूद
चुनाव आयोग का रवैया टाल मटोल वाला बना रहा, मगर विपक्षी नेताओं ने रश्मि शुक्ला के मुद्दे को उठाना जारी रखा, चुनाव आयोग पर दबाव बनाना जारी रखा और इसी दौरान एनसीपी अजित गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है और कुल मिलाकर जिस तरह का माहौल बनता है, तब जाकर निर्वाचन आयोग ने रश्मि शुक्ला को हटाने का आदेश दिया और उन्हें 1 महीने की छुट्टी पर भेज दिया गया, और वो भी मतदान से महज 2 हफ्ते पहले। तो अब इसे क्या कहेंगे? एक तरफ चुनावी आचार संहिता लागू होने के साथ ही झारखंड के डीजीपी को पद से हटा दिया जाता है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र की डीजीपी को विपक्षी नेताओं के बार बार आग्रह करने के बावजूद टाल मटोल का रवैया अपनाया जाता है। तो ऐसा क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि झारखंड में विपक्षी दलों की सरकार है और महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार है? और यही नहीं, अभी 7 नवंबर को महाराष्ट्र के सभी अखबारों में बीजेपी की तरफ से एक विज्ञापन प्रकाशित कराया गया और उस विज्ञापन में आरोप लगाया गया कि जिन 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं और वहाँ पर उसने जो भी वादे किए थे उसे पूरे नहीं किए, जबकि कांग्रेस का कहना है कि उसने जो भी वादे किए थे तीनों राज्यों में पूरे कर दिए। और इसके पक्ष में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो यदि बीजेपी की तरफ से जो विज्ञापन जारी किया गया, प्रकाशित किया गया, उसमें बातें झूठी हैं, तो अब सवाल उठता है कि वो विज्ञापन प्रकाशित कैसे हुआ? क्योंकि चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद जब भी कोई विज्ञापन कोई दल प्रकाशित करवाता है तो वो निर्वाचन आयोग की स्क्रूटनी से होकर के गुजरता है, यानी जो भी विज्ञापन प्रकाशित हो रहा है वो चुनाव आयोग की मंजूरी से। तो अब सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग ने झूठे विज्ञापन को मंजूरी दी? वो ऐसा कैसे कर सकता है? ये तो सरासर चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है, नियमों का उल्लंघन है। सवाल ये भी उठता है कि क्या इस तरह का विज्ञापन प्रकाशित करने की अनुमति विपक्ष को भी है? यदि विपक्ष चाहे इस तरह के विज्ञापन प्रकाशित कराना तो क्या निर्वाचन आयोग उसे इजाज़त देगा? आप पिछले लोकसभा चुनाव को देख लीजिए, कांग्रेस ने एक विज्ञापन तैयार किया था और उस विज्ञापन को तमाम प्रमुख अखबार छापने को तैयार नहीं हुए। आखिर अखबारों को विज्ञापन छापने से किसने रोका, किसने दबाव बनाया? तो इस तरह से निर्वाचन आयोग का जो रवैया है वो स्पष्ट तौर पर सत्ता पक्ष के लिए कुछ और विपक्षी दलों के लिए कुछ और है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात हर किसी की जुबान पर है और ये पब्लिक डोमेन में है, हर कोई इसे देख रहा है। और यही वजह है कि जनता के मन में, मतदाताओं के मन में और नेताओं के मन में तरह तरह की आशंका पैदा हो रही है कि चुनाव परिणाम क्या होगा, कहीं महाराष्ट्र में हरियाणा न हो जाए। ये कहीं से भी शुभ नहीं है। यदि इन आशंकाओं को समय रहते निर्मूल नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये कौन सा रूप अख्तियार करेगा, कल्पना कर पाना कठिन है। तो बहरहाल 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे और इस दौरान हर किसी की परीक्षा होनी है। आम जनता की परीक्षा होनी है, मतदाताओं की परीक्षा होनी है, उम्मीदवारों की परीक्षा होनी है, राजनीतिक दलों की परीक्षा होनी है और सबसे बड़ी परीक्षा निर्वाचन आयोग की होनी है, क्योंकि उसकी साख दांव पर लगी हुई है। यदि निर्वाचन आयोग की साख को बट्टा लगता है तो ये संविधान को धक्का लगता है, संविधान को धक्का लगता है तो देश को धक्का लगता है और देश को धक्का लगता है तो ये हर किसी के लिए अशुभ है, अहितकर है। तो आज की सभा में बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं और यदि ये चर्चा आपको पसंद आए, ठीक लगे तो इसे लाइक करें, मित्रों परिचितों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जब भी हम इस तरह की चर्चा लेकर के आएँ तो उसकी सूचना तत्काल आप तक पहुँच जाए। तो जल्द मिलेंगे एक नई चर्चा, एक नए अपडेट और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।